11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 3 का चैप्टर हम कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। इससे पहले इस चैप्टर के 3 वीडियो और बनाए गए हैं और उसमें आपको इससे जो लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था एक समान वेग है वो क्या होता है। आज जो हम करेंगे अपना टॉपिक वो हमारा रहेगा त्वरण। त्वरण है वो क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप इसकी क्या लिखोगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इससे पहले देखना हमने एक टॉपिक क्या था, एक समान वेग। तो एक समान वेग क्या था कि किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात, यानी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में कोई निश्चित दूरी तय करती है या फिर समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के वेग को हम बोलते हैं एक समान वेग। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया था कि कोई वस्तु है, अगर वो 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इस प्रकार का जो वेग था उसको हमने बोला था एक समान वेग। अब बात कर रहे हैं हम त्वरण की। तो त्वरण की परिभाषा होती है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कि कोई वस्तु है वो किसी 1 सेकंड में अगर 2 मीटर की दूरी तय करती है, उससे अगले जो 1 सेकंड में है वो 3 मीटर की दूरी तय करती है, उससे अगले 1 सेकंड में हम मान लेते हैं कि 5 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें आप देख सकते हो कि जो समय है वो तो समान है लेकिन इनका वेग है वो अलग अलग है। वेग में क्या हो रहा है, निश्चित समय में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक एक सेकंड के पश्चात, यानी कि समय तो इसमें एक एक सेकंड का है लेकिन वेग अपना बदल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं त्वरण। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसके अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी यहाँ पर दे सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण बोल देते हैं। या आप इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें त्वरण की, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये इसका हो गया है फॉर्मूला। अब देखना आगे, हम ये मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु t1 समय में, या फिर माना किसी वस्तु का t1 समय पर वेग, ये मान लेते हैं माना किसी वस्तु का t1 समय पर वेग v1 तथा t2 समय पर वेग v2 है। तो त्वरण को हम लिखते हैं ए से, स्मॉल ए से हम त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्मॉल ए। यहाँ पर ये मानना है कि t1 समय पर जो वस्तु का वेग है वो है v1
और t2 समय पर वस्तु का वेग है वो है v2। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि हम बड़े चीज में से कोई छोटी जो है वो घटा देंगे। तो इसमें बड़ा वेग क्या है v2, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, v1 को घटा देंगे। तो v2 माइनस v1 तो आ गया वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। समय अंतराल क्या हो जाएगा यहाँ पर t2 माइनस t1। तो ये इस त्वरण का फॉर्मूला हो गया है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। या फिर अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1, इसको लिख सकते हैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t। या फिर हम इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt, यानी कि ये वेग है और इसका समय के सापेक्ष ये अवकलन है। तो a इक्वल टू अपने पास आ गया dv अपॉन dt। या फिर हम इसको आगे और सरल करना चाहें तो a इक्वल टू d अपॉन dt, और इनटू में क्या आ गया है v, जहां v क्या है वेग है। यहाँ पर आप लिख सकते हो जहां v बराबर है वेग। और अगर हम वेग की परिभाषा की बात करें तो वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन बटा समय। तो v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, या फिर हम इसको ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। आप इसको वेग को क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विस्थापन को कई जगह पर हम x पे ले लेते हैं और कई जगह पर s भी ले लेते हैं। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो v इक्वल टू आ गया अपना dx अपॉन dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ये dx भी विस्थापन ही है और ds भी विस्थापन ही है, दोनों विस्थापन ही है। तो ये v का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो त्वरण का हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ जाएगा d अपॉन dt, d अपॉन dt। अब v है, ये रहा v का मान dx अपॉन dt। तो ये अपने पास त्वरण का एक फॉर्मूला और आ गया है d की स्क्वायर x अपॉन dt की स्क्वायर। ये अपने पास एक त्वरण का फॉर्मूला में और प्राप्त हो गया है। तो देखना है हमने यहाँ पर क्या किया है कि त्वरण होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आप याद रखना उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं त्वरण। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया है कि इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था, एक समान वेग। यानी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में या फिर जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के वेग को हमने बोला था एक समान वेग। यानी कि अगर वो t बराबर 1 सेकंड में भी 2 मीटर की दूरी तय करती है, t बराबर 2 सेकंड में भी वो 2 मीटर की दूरी तय करती है, t बराबर 3 सेकंड में भी वो अगर 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो ऐसे जो वेग को हम बोलते हैं एक समान वेग। अब बात हो रही है यहाँ पर त्वरण की, इसमें होना चाहिए वेग में परिवर्तन। यानी कि कोई 1 सेकंड में वस्तु है वो 2 मीटर की दूरी तय कर रही है, उससे अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर की दूरी तय कर रही है, उससे अगले 1 सेकंड में वो मान लेते हैं 6 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर समय तो समान है लेकिन वस्तु का वेग है वो बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। यहाँ पर इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो गया है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो माना किसी वस्तु का t1 समय पर वेग v1 है तथा t2 समय पर वेग v2 है, तो त्वरण अपने पास v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, या फिर हम इसको इस फॉर्मूले के द्वारा भी दर्शा सकते हैं a इक्वल टू डी की स्क्वायर x बटा dt की स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर देखना वेग में परिवर्तन। तो वेग का आपको परिभाषा अगर पता है तो आप आराम से इसकी मात्रक वो निकाल सकते हो। वेग का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय, और एक समय अंतराल यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, इनटू में क्या आ गया, समय आ गया है। तो विस्थापन जो एक लंबाई ही है और जो विस्थापन है उसका मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया है मीटर।
समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ पर लिख दिया है सेकंड, और इनटू ये भी दूसरा समय, इस समय का भी मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जो इसका मात्रक निकल कर आ गया वो आ गया मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। तो ये त्वरण का मात्रक हो गया है मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। अगर हम इसके विमा की अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम इसके विमा की बात करें तो ये जो मीटर है, ये जो मीटर है ये लंबाई का मात्रक होता है, और इस मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पर एल लिख दिया है। ये है समय, यानी कि समय का मात्रक हो गया सेकंड, और जो समय की जो विमा होती है वो होती है टी, और इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो इसको भी बड़ा कोष्टक लिख देते हैं, और इनटू में क्या है, ये भी टी ही है। तो यह आ गया अपने पास एल, और टी को टी से हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा टी की स्क्वायर। अब ये टी की स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, जो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी विमा वो क्या आएगी, एल टी माइनस टू, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं m0 L1 टी माइनस टू। और मैंने आपको वेमा चैप्टर नंबर सेकंड में निकालनी बताई भी थी कि किस प्रकार से हम वेमाओं को निकालते हैं, तो वो भी वेमाओं पे आपको अच्छी तरीके से निकालनी है, वो आनी चाहिए। इस प्रकार से हम इस त्वरण की विमा भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके राशि की कि राशि सदिश है या फिर अदिश, तो देखना इसकी राशि की अगर हम बात करें तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। जो वेग है वो होती है सदिश राशि, जबकि समय है अदिश राशि। तो समय अदिश है, इससे यहाँ पर कोई फर्क है वो नहीं पड़ेगा, जबकि वेग अदिश राशि है, और वेग सदिश राशि है और समय अदिश राशि है। तो वेग सदिश होने के कारण तो त्वरण भी है, ये भी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश। और जो इसकी दिशा है वो वेग में परिवर्तन की दिशा में ही होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में ही होती है, जिसकी दिशा है वो वेग में परिवर्तन की दिशा में ही होती है। अगर हम बात करें जो त्वरण है ये अपने पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्वरण की, जब त्वरण क्या हो, धनात्मक हो। तो धनात्मक त्वरण कब होगा, जब जो वस्तु का वेग है वो बढ़ेगा। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो आप याद रखना त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि पहले सेकंड में जो वस्तु है वो 2 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ने के कारण जो त्वरण है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वस्तु का वेग बढ़ता है, जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण होता है धनात्मक। अब हम बात करें त्वरण क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जब वस्तु का वेग ही क्या हो, जब वस्तु ने चलने स्टार्ट अगर नहीं की है, वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि वस्तु यहाँ पर क्या है, स्थिर है, यानी कि इसमें कोई भी वेग से वो चल नहीं रही है। यानी कि जब वेग है वो क्या हो, शून्य हो, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। जब वस्तु का वेग शून्य हो, यानी कि वस्तु अगर स्थिर है, वस्तु का वेग ही कुछ नहीं है, यहाँ पर वस्तु स्थिर है, तो इस अवस्था में जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। अब हम बात करें त्वरण है वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जो ऋणात्मक त्वरण है उसको हम बोलते हैं मंदन। और ये ऋणात्मक त्वरण कब होगा, जब वस्तु का वेग है वो कम होगा, जब वस्तु का
वेग कम होता है। यानी कि जब गाड़ी अचानक से चल रही है, जब गाड़ी स्पीड से चल रही है, जब अचानक से आप ब्रेक मारते हो तो उस स्थिति में उसका त्वरण है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि वस्तु का वेग वो अचानक से कम हो जाता है। तो ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन त्वरण। अगर हम सिंपल अगर बात करें त्वरण की, धनात्मक त्वरण है उसको हम त्वरण ही बोलेंगे, धनात्मक त्वरण को भी त्वरण ही बोलेंगे, और जो ऋणात्मक त्वरण है उसको हम बोलेंगे मंदन बोला जाता है। ये अपना त्वरण है। तो ये इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, इसका मात्रक विमा लिख दी है, ये कौन सी राशि है ये लिख दिया है, और त्वरण धनात्मक ऋणात्मक और शून्य इसके बारे में लिख दिया है। तो त्वरण के सिवा इससे आगे और कुछ है भी नहीं। अब इस त्वरण की 2-4 परिभाषाएं इसमें और करेंगे हम। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब हम 1-2 परिभाषाएं और कर लेते हैं इसी त्वरण पर आधारित। अब हम बात करते हैं एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण की यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिख रहे हैं। जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में उत्पन्न त्वरण का जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में उत्पन्न त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। यानी कि जब कोई वस्तु है, यानी कि जब किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का, या फिर जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में उत्पन्न, यानी कि वेग में परिवर्तन त्वरण हो ही गया है, तो जब किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से अगर नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो उस दिशा में क्या होता है, उसकी दिशा भी देखना है परिवर्तित रहती है, और उसका परिमाण भी है वो बहुत ही कम बदलता है या नहीं बदलता है, परिवर्तित रहता है। तो उस त्वरण को हम बोलेंगे एक समान त्वरण। अब हम बात करते हैं असमान त्वरण की। असमान त्वरण या फिर हम इसको बोलते हैं परिवर्ती त्वरण। तो ये यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, जस्ट एकदम इसके विपरीत ही परिभाषा हो जाएगी। जब किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का परिमाण तथा दिशा या दोनों ही क्या हो, परिवर्तित हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण कहते हैं।
ये असमान त्वरण की परिभाषा होगी है जब किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का परिमाण तथा दिशा या फिर दोनों ही अपरिवर्तित हो तो उसे हम बोलते हैं असमान त्वरण। अब हम बात करते हैं औसत त्वरण की। औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। तो औसत त्वरण क्या होगा कि एक सेकंड में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं, उस वस्तु का औसत त्वरण बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में, किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितना परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। उसे उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में अगर वो 2 मीटर की दूरी तय कर रही है तो वही उस वस्तु का औसत त्वरण हो गया। इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट त्वरण की, तो वो है तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक यानी कि किसी निश्चित क्षण पर जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। A इक्वल टू, अपने पास ये फॉर्मूला होता है dx/dt, या फिर हम इसका ये दूसरा फॉर्मूला दे सकते हैं ∂x/∂t। और जो इसमें जो अपने पास जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ∂t टेंस टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं dx/dt। तो ये अपना त्वरण नाम का एक टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। पहले आपको फटाफट से एक बार इसकी रिवाइज और करवा देते हैं। तो त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर होता है और इसकी विमा होती है वो होती है m0L1t-2। ये जो राशि होती है वो सदिश राशि होती है और इसकी दिशा है वो वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक समान त्वरण की। तो एक समान त्वरण क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में जो किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अगर परिमाण और दिशा अगर दोनों समान है तो उसको हम बोलेंगे एक समान त्वरण। अगर परिमाण दिशा दोनों परिवर्तित हो रही है तो उसको हम बोलेंगे असमान त्वरण। औसत त्वरण है कि एक सेकंड में किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसको हम बोलेंगे औसत त्वरण। और तात्क्षणिक त्वरण वो होता है कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है इन परिभाषाओं का वो ले सकते हैं।